दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा में असहयोग आंदोलन, एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन जिससे पूरा का पूरा भारत का घटनाक्रम बदल जाता है और एक बड़े पैमाने का आंदोलन था। और वास्तविकता से अगर ये आंदोलन पूर्ण हो जाता तो भारत को 27 साल पहले आज़ादी मिल सकती थी। हालांकि कुछ ऐसे घटनाक्रम रहते हैं जिनकी चर्चा अभी हम इसमें करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि असहयोग आंदोलन के घटनाक्रम प्रारंभ कैसे होते हैं, उनके ऊपर नज़र डालेंगे और महत्वपूर्ण तिथियों को विशेष रूप से हम मार्क करेंगे जहां से गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं और उन घटनाक्रमों पर विशेष रूप से हमारी पैनी नज़र रहेगी। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले बात है 1 अगस्त 1920 की। तिलक की मृत्यु के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया था। तब से 1947 तक ईस्वी तक गांधी ने एक के बाद एक प्रभावशाली आंदोलनों का संचालन किया। राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार बने रहे और इस कारण उनका काल यानी कि वो समय था 1920 से 1947 का टाइम, यानी कि 1920 से 1947 को राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में गांधी युग की संज्ञा दी जा सकती है। यानी कि गांधी युग का अगर सवाल आता है तो ये 1920 से 1947 तक का जो युग था ये गांधी युग कह सकते हैं हम। और विशेष रूप से अगर हम देखें तो ये जो असहयोग की भावना विकसित कहाँ से हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुछ वादे किए थे। क्योंकि आपको मैं जानकारी दूं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। भारत ने ब्रिटिश सेना के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरा उनको अंदेशा था कि जैसे ही ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध विजय के बाद पराधीन राष्ट्रों को भाग्य के निर्णय का अधिकार देने की घोषणा का पालन किया जाएगा, यानी कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो जो पराधीन राष्ट्र हैं वह अपने भाग्य का निर्णय कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह उन्हें स्वराज प्राप्त हो जाएगा। परंतु कतई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप हम देखें तो परिस्थितियां कुछ अलग ही थी। क्या थी? भारत को थोथा शासन के कुछ सुधार मिले, रोलेट एक्ट मिला, तो ऐसे काले कानून, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई। साथ के साथ वर्साई की संधि में मित्र राष्ट्रों ने टर्की का अंग भंग कर दिया। भारत में मुसलमानों भी खिलाफत के प्रश्न को लेकर उत्तेजित हो उठे। इधर पंजाब के हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति एक दिखावा मात्र थी। तो कुल मिलाकर हम कहें तो सबका परिणाम यही था कि देश के शोभ की अग्नि धधकने लगी और महात्मा गांधी को रोलेट एक्ट, पंजाब में हुए अत्याचारों का बड़ा दुख था। गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय का ध्यान इस तरफ खींचा और प्रार्थना की कि भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संधि को बदला जाए, टर्की का अंग भंग न किया जाए, रोलेट एक्ट को समाप्त किया जाए, पंजाब हत्याकांड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दंडित किया जाए और भारत को स्वभाग्य निर्णय का अधिकार दिया जाए। परंतु साम्राज्यवादी सत्ता के नशे में चूर वायसराय ने गांधी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो प्यारे बच्चों, ऐसे कुछ घटनाक्रम थे जिनके परिणाम स्वरूप गांधी जी को असहयोग आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ा। अब हम जानेंगे कि गांधी जी वास्तविक रूप से असहयोग का अर्थ क्या समझते थे, उनके मायने क्या थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग का तात्पर्य आत्मसमर्पण नहीं है, यह घृणा और बुरी नीयत भी नहीं है, यह विरोधी का नुकसान भी नहीं है, यह तो केवल न्याय के लिए अन्याय के विरुद्ध अपने सारे समर्थन को खींच लेना है ताकि अन्यायी का हृदय परिवर्तित हो जाए। विरोधी की असुविधा के कारण जो उसे कष्ट हो, उसे सत्याग्रही को भी कष्ट होना चाहिए, क्योंकि असहयोग व्यक्ति से नहीं किया जाता, जीवन
वह मानवता से नहीं किया जाता, वह तो अन्याय के लिए किया जाता है। उसे चाहिए कि वह प्रतिपक्षी को यह अनुभव करा दे कि सत्याग्रही उसका मित्र और शुभचिंतक है। इस समय 3 बातों का जिक्र करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, विस्तार से इसको भी देखेंगे, रॉलेट एक्ट को समझेंगे और खिलाफत के प्रश्न को समझेंगे। विशेष रूप से यही 3 प्रमुख कारण होते हैं जिनके कारण गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की जो बात आती है, वो यही एक प्रमुख कारण है जिनके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन है वो शुरुआत कहाँ से होती है। सितंबर 1920 कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने सरकार के प्रति असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। प्रारंभ में एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में भारी मतों से इस प्रस्ताव को पास किया गया। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पास हो गया था। पूर्व में इसको रखा गया था सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, परंतु वहाँ इसका प्रस्ताव पास नहीं हो सका था। प्रस्ताव के 3 उद्देश्य थे। भारत में अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने जो अत्याचार किए हैं उसके प्रायश्चित के रूप में पीड़ित लोगों को आर्थिक मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि उस समय जलियांवाला मैसेकर हो चुका था। टर्की के सुल्तान के साथ जो भारतीय मुसलमानों का खलीफा है, अंग्रेजी सरकार ने जो अन्याय किया है उसे समाप्त किया जाए। कुल मिला के खिलाफत मूवमेंट जो उसी के लिए चलाया गया था। स्वराज की स्थापना हो। पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली ने गांधी के प्रस्तावों का समर्थन किया और अब गांधी जी और अली बंधु आप ये देख रहे हैं, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली ने देश में घूम घूम कर असहयोग आंदोलन के पक्ष में इन्होंने वातावरण तैयार किया। तो एक प्रकार से आसान शब्दों में हम ये देखें कि खिलाफत या नॉन कॉम्प्रेशन, खिलाफत एक उर्दू शब्द है कि हम उनके अगेंस्ट हो गए हैं, उनकी बातों की नाफरमानी करेंगे, ब्रिटिशर्स की। असहयोग, बिल्कुल असहयोग करेंगे। नॉन कॉपरेशन भी वही है। तो कहने का मतलब ये शब्दों का मेल मिलाप ही था। मुसलमान भाइयों को साथ लिया गया, हिंदुओं को साथ लिया गया और पूरा एक प्रकार से गांधी जी ने पूरे भारत के जनमानस को साथ लेकर इस तरीके का आंदोलन तैयार किया कि वास्तविक रूप से उसका विस्तार बहुत विस्तृत था। और अब इस आंदोलन के तहत जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों की हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले तो इसके लिए जो जिम्मेदार जो चीज़ें थी उस पर हम बात करेंगे कि ये जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन के आप 3 उद्देश्य से इसको समझ सकते हैं कि तुर्की साम्राज्य के विखंडन को रोकना, क्योंकि कुल मिला के जो खिलाफत मूवमेंट है ये 1919 से 24 तक चला और ये पॉलिटिकल एक कैंपेन था जो कि मुस्लिम्स इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर ड्यूरिंग द आफ्टरमेथ ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो कुल मिला के खलीफा जो था वो सभी का खलीफा था और ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था और जो उसको बांट दिया गया था, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी 1990 की, उसके तहत। तो कुल मिला के वो समाप्त नहीं करना चाहते थे, इसको बदलाव चाहते थे। आध्यात्मिक संस्थानों के रूप में खलीफा का अस्तित्व बनाए रखना। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी भारतीय मुसलमानों की मांगों को न्यायपूर्ण मानते थे और खिलाफत आंदोलन को हर संभव सहायता देना अपना कर्तव्य मानते थे। 24 नवंबर 1919, याद रखिएगा 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया जाता है।
जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने बड़ी भारी संख्या में भाग लिया और गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का सुनहरा अवसर समझा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। तो ये कुल मिला के एक बहुत बड़ा पड़ाव खिलाफत आंदोलन का था, जो कि भूमिका अदा कर रहा है किसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाए रखने में। गांधी जी की सलाह पर 1920 में शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक शिष्टमंडल कहाँ जाता है, इंग्लैंड पहुँचता है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड जॉर्ज थे, नोट किएगा, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, भेंट करते हैं और तुर्की समस्या का सम्मानजनक समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। परंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री उनके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और अपनी मांगें मनवाने के लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो इस तरीके से एक भूमिका हमने देखी, क्या कारण था असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का। अब एक और कारण हम देखते हैं, रॉलेट एक्ट। ये जो रॉलेट एक्ट था, जिसे काला कानून कहा गया, ये जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एंड हुआ उस समय इसको लागू कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट में कोई भी विद्रोह होने की समस्या पैदा ही ना हो, लोग इकट्ठे ही ना हो। और क्योंकि उन्होंने जैसा कि पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्र करने, उनके भाग्य को आज यानी कि वो अपना स्वराज स्थापित कर सकें, ऐसा कुछ ना कर सकें, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में भारत के राष्ट्रवादियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था, उसे अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था। इसके अंतर्गत अपील, दलील, वकील का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के कारण भारतवासियों में तीव्र आक्रोश पैदा हुआ। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए कहा, यह अन्यायपूर्ण है, स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांतों और व्यक्तियों के आधारभूत अधिकारों के लिए घातक और विनाशकारी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट के कटु आलोचना करते हुए कहा कि न्याय की बुनियादी सिद्धांतों को जड़ सहित उखाड़ा गया है, जनता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर ऐसे समय किया गया है जब राज्य के लिए कोई भी वास्तविक संकट नहीं है। तो कुल मिला के ये सर सिडनी रॉलेट हैं, जिनके द्वारा ये काला कानून जो 18 मार्च 1919 को लाया गया, जब समय प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पे था। इट वाज नेम आफ्टर द रॉलेट कमिटी प्रेसिडेंट सर सिडनी रॉलेट एंड द एम ऑफ एनफोर्सिंग दिस एक्ट वाज टू अबॉलिश रिवोल्ट एंड अप्रूव्ड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो वाकई में दिस इज ए ड्रैकोनियन एक्ट, मतलब बहुत खतरनाक कानून बताया, पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गिव पावर टू द पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीजन वॉट सो एवर। The purpose of the act was to curb the growing nationalities upsurge in the country. The act also empowered the government to silence the press. Resultantly, there was a ban on public gathering on any cultural or religious sort. Gandhiji called upon the people to do satyagraha against such oppressive act. It was among one of the factors which led to the non-cooperation movement. तो हमने जाना कि ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन का कदम उठाना पड़ा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो घटना घटती है, जिसका जिक्र अब हम करेंगे, आप देख रहे हैं जलियांवाला मैसेकर। तो ये जो जलियांवाला हत्याकांड है, ये भी एक ऐसा हत्याकांड था जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही प्रदर्शन था, और कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके का एक हत्याकांड होगा। और बड़ी ही निर्दयता से जो अंग्रेज ने किया उसको देखते हैं। तो कुल मिला के ये क्या घटना थी कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। ये दो प्रमुख नेता थे वहाँ के, और उन्हें धर्मशाला नगर में नज़रबंद कर दिया।
इससे अमृतसर के नागरिक उत्तेजित हो उठे और उन्होंने एक जुलूस बनाकर अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर की कोठी की ओर बढ़ना शुरू किया। यद्यपि जुलूस शांत था, किंतु रास्ते में अंग्रेज पुलिस के ने जुलूस पर गोलियां चलाई, जिससे 2 व्यक्ति मारे गए और अनेक व्यक्ति घायल हुए। इस पर जनता क्रुद्ध हो गई और उन्होंने रास्ते में अनेक अंग्रेजों की हत्या कर दी, अनेक सार्वजनिक भवनों में आग लगा दी और श्रीमती सरवुड नामक एक ईसाई महिला को घायल कर दिया गया और नेशनल एलाइड बैंक में आग लगा दी। यूरोपियन मैनेजर को मार डाला। इस पर अंग्रेज सरकार बड़ी क्रुद्ध हुई और उसने अमृतसर नगर का प्रशासन सेना को सौंप दिया। अब घटना है 11 अप्रैल 1919 को। उस समय जनरल डायर ने अमृतसर नगर में स्थित सेना को सेना आ गई थी उसे, और 12 अप्रैल 1919 को सारे शहर में दफ़ा यानी कि जो एक्ट है 144 की धारा लगा दी गई और जुलूस और सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई, परंतु जनता को इसकी सूचना देने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। अब घटना महत्वपूर्ण है 13 अप्रैल 1919 की। तो 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। इस सभा में लगभग 20,000 व्यक्ति उपस्थित थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जनरल डायर तथा उसके सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक 1650 गोलियां चलाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए तथा 1200 व्यक्ति घायल हुए, परंतु कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1000 व्यक्ति अतिरिक्त मारे गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समस्त देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति घृणा फैल गई और संपूर्ण देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घोर निंदा हुई। महात्मा गांधी को भी इस हत्याकांड से प्रबल आघात पहुंचा और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। तो हमने देखा कि रॉलेट एक्ट प्रमुख कारण है, जलियांवाला बाग की घटना है 13 अप्रैल की, वो एक प्रमुख कारण है, संयुक्त का खिलाफत है एक प्रमुख कारण है। तो 3 प्रमुख कारण थे कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन गांधी जी ने तैयार किया। और कुल मिला के बाद में मैं बताऊं आप लोगों को कि एक हंटर रिपोर्ट भी आती है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी, और रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था। ब्रिटिश संसद ने जनरल डायर को मुक्त कंठ से प्रशंसा की, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया। अंग्रेज़ों ने उसके समर्थन में एक तलवार और 20,000 पाउंड की थैली भेंट की। अंग्रेज़ों ने इस व्यवहार से भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ और हंटर कमेटी के पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट से गांधी जी को आघात पहुंचा और उन्होंने अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों का विरोध करने का निश्चय किया। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम आप देख रहे हैं। खिलाफत वाला आपने देखा, रॉलेट एक्ट आपने देखा, जलियांवाला बाग मैसेकर देखा। तो ये घटनाक्रम थे जिनके कारण ये सारी बातें होती हैं। कुछ तारीखें और जो मैं आपको बता दूं, जो 24 नवंबर 1919 की है, ये खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, इसे आप याद रखेंगे। इसके उपरांत जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं में जो आंदोलन था वो बड़े पैमाने पर सफल रहा। हर जगह मतलब बहुत तगड़ा समर्थन प्राप्त हो रहा था, परंतु एक घटना आप ये देख रहे हैं, ये सब गांधी जी के उस समय जो उन्हें प्रबल समर्थन प्राप्त था जनता का, और किस तरीके से पूर्ण सफलता के साथ यानी कि ये आंदोलन चल रहा था। बहुत यानी कि जो इस आंदोलन के तहत कुछ कार्यक्रम थे जो गांधी जी ने बताए थे कि सरकारी उपाधियां, अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए, म्यूनसिपल बोर्ड व अन्य संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए वे इस्तीफ़ा दे दें, सरकारी दरबारों द्वारा किए जाने वाले सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार कर दिया जाए, राजकीय तथा अर्ध राजकीय स्कूलों कॉलेजों से छात्राओं को धीरे धीरे निकाल दिया जाए, वकीलों मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का धीरे धीरे बहिष्कार किया जाए, आपसी झगड़ों को तय करने के लिए पंचायतों को स्थापना की जाए, फौजी, क्लर्की और मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी करने के लिए भर्ती होने से इनकार कर दें। तो कुल मिला के ऐसे कई सारे थे। नई कौंसिलों के चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी वापस ले लें, विदेशी माल का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। तो कुल मिला के आंदोलन बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। बहिष्कार कार्यक्रम चल रहे थे, रचनात्मक कार्यक्रम चल रहे थे, और
अचानक से स्वदेशी का, बहुत तेज़ी से स्वदेशी का भी प्रचार चल रहा था। यानी कि जो पट्टाभी सीतारामैया है डॉक्टर, उन्होंने कांग्रेस के इतिहास में लिखा है कि जब अब लोग भय छोड़ चुके थे, वह एक तरह का राष्ट्र सम्मान का भाव पैदा हो चुका था उनमें। सरकार की प्रतिष्ठा और रोब की जड़ बहुत कुछ हिल गई थी और स्वराज की कल्पना के संबंध में लोगों का ज्ञान बहुत बढ़ गया था। तो ऐसा था कि कुल मिला के ये बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था। और घटना है कि 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर सरकारी दमन नीति की आलोचना की और चेतावनी दी कि सरकारी नीतियों में परिवर्तन नहीं आया तो वह 7 दिन के अंदर बारदोली में पुनः आंदोलन करेंगे। तो इस तरीके से बड़ा प्रबल आंदोलन चल रहा था। आप ये मानिए कि इससे पूर्व के घटनाक्रम दिसंबर 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस होते हुए लाला जी, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु दास जेलों में बंद कर दिए गए। ये सब इन लोगों को बंद किया गया था खिलाफत और असहयोग आंदोलन का पूरा साथ देने के लिए। तो सरकार का दमन चक्र बहुत तेज़ी से चल रहा था। उसी दौरान एक प्रमुख घटना जो है घटती है, जो चोरी चोरा कांड, और इसी कांड के फलस्वरूप ये जो प्रमुख आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसका स्थगन, इसको वापस ले लिया गया। तो ये चोरा चोरी कांड क्या था देखते हैं, थोड़ी नज़र डालते हैं इसमें। ये घटना है 4 फरवरी 1922 को घुसाई भीड़ ने गोरखपुर के चोरा चोरी पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस घटनाक्रम के चलते आंदोलन को वापस ले लिया। तो 4 फरवरी को ये था कि जो घटनाक्रम हुआ पूरी तरीके से जो बातचीत थी क्या थी कि 6 फरवरी 1922 को अखबारों में एक समाचार छपा कि 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चोरा चोरी नामक गांव में भयानक हिंसा हुई। चोरा चोरी कांड में भयानक रूप उस समय धारण किया जब पुलिस थाने में सिपाही एक जुलूस को गोली चलाने के बाद सारी गोलियां ख़त्म हो गई और यह सोचकर आराम करने अंदर चले गए कि अब जुलूस फिर नहीं आएगा, किंतु जुलूस आया और उत्तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी वहां मारे गए। थानेदार और उसके बेटे को जीवित जलाकर जुलूस के लोगों ने अपना प्रतिरोध का बदला लिया। गांधी जी को इस कांड का बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने उसी समय निर्णय किया कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। अंततः उन्होंने 12 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 को एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट बारदोली में, जो जगह कहाँ आंदोलन को स्थगन किया, बारदोली जगह में आंदोलन वापस लिया। यद्यपि कांग्रेस कार्य समिति असहयोग आंदोलन को स्थगन पक्ष में नहीं थी, परंतु 24 फरवरी 1922 को गांधी जी की प्रेरणा से यह समझने में ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं बल्कि भीषण कांड था जिसमें कांग्रेस के लोग मिले हुए थे। कांग्रेस कार्य समिति ने इस कांड पर खेद प्रकट करते हुए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया। तो कुल मिला के ये जो घटनाक्रम था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और हालांकि जब ये इसको वापस लिया गया आंदोलन को, तो कई लोगों के विचार सामने आते हैं, कई लोगों की बातचीत है जिनका जिक्र आता है कि ये समझते हैं कि इस तरीके का आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस के अनुसार ठीक उसी समय जब जनता का जोश चरम पर सीमा पर तक स्थगन का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। यह भी कहा जाता कि स्थगन का आदेश देकर गांधी जी ने भारत की आज़ादी को और पीछे धकेल दिया था। तो ये आलोचनाएं थी। जैसा कि कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जन आंदोलन जैसी अनुशासन प्रियता आज तक नहीं देखी थी जैसा कि असहयोग में देखने को मिली। यदि उसे कांग्रेस द्वारा जारी रहने दिया जाता तो समस्त देश उत्तेजित हो उठता। इस प्रक्रिया में साम्राज्यवाद और जमींदार वर्ग दोनों का विनाश हो जाता। बाद में इसके लिए हमें 27 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। तो बहुत सारी और भी कारण बताएं कि स्थगन का औचित्य और भी सही था कि स्थगित किया गया, उसके कारण और भी हो सकते हैं। चोरा चोरी तो एक प्रमुख कारण था, हिंसा हो गई थी, परंतु अन्य तर्क भी हैं, उन पे भी थोड़ा सा हम गौर फरमाते हैं कि सारे नेता जेल में थे
जिससे नेतृत्व की कमी हो गई थी। अनियंत्रित जनता हिंसक हो रही थी, सरकार का दमन चक्र बढ़ता जा रहा था। लॉर्ड रेडिंग, याद रखिएगा, के द्वारा सबरेज की संधि से खलीफा के पक्ष में संशोधन करने से खिलाफतियों में फूट की आशंका बढ़ गई थी। एक मोपला विद्रोह हुआ था। विद्रोह से सांप्रदायिक होने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा था। तो कुल मिला के ये सारे घटनाक्रम थे जिनसे कि हमने जाना कि एक महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, किस तरीके से चला और जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत में रही गांधी जी की बड़े पैमाने पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपने बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।